स्वागत है आपका। एक इस चैप्टर में जो मोशन चैप्टर हमने पढ़ा है फिजिक्स का 9th क्लास का, जैसा कि आप ये भी नोटिस किए होंगे कि मैं पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत गलतियाँ हो रही हैं, जिसको मैं आशा करता हूँ कि आप इस गलती को नज़रअंदाज करके हमारे कंटेंट पे पूरा फोकस रखेंगे। ठीक, तो लास्ट टॉपिक इसका है कि हम इसमें जो मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इसके लास्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको हम लास्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे लग रहा है लास्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, और जो भी आपको लग रहा हो कि जो भी मुझे सुधार करने की ज़रूरत है अपने अंदर, रिकॉर्डिंग में या ऑडियो में या वीडियो में, जो भी आपको अपने लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करिए, मैं वो सुधार जरूर करूँगा। चाहे आप पढ़ाने में कहिए या कंटेंट में कोई सुधार की ज़रूरत आपको लग रही है तो आप हमसे सीधा बताइए, मैं उस सुधार को तुरंत अप्लाई करूँगा। चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे क्या है, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन फिजिक्स के लिए इतना ज़रूरी है, जैसे समझे हिंदुओं के लिए में गीता होगी, श्रीमद् भगवद गीता, या और वक्त के लिए कुरान हो गई या बाइबल हो गई, जैसे ये सब धार्मिक ग्रंथ इतने हैं, वैसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, मोशन की 3 इक्वेशन है, उतना ही इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में। आप अब से शुरू करेंगे 11th क्लास में, इसको और ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने का एक बेसिक कंडीशन ये है कि सपोज करिए कि आप एक अपने बिल्डिंग पे बैठे हैं, चढ़े छत पे बिल्कुल, और आपने एक पत्थर को फेंक दिया है, आपने यहाँ से पत्थर ड्रॉप किया है, तो इस जगह पे इसकी जो पत्थर की वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमने लिया यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। पत्थर यहाँ पहुँचेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक, फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u है। हमने ऊपर से पत्थर फेंका है तो उसकी कंडीशन हम ले रहे हैं। जरा एक बात हमेशा याद रखना कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्री मूव करता है, फ्री फॉल इसको कहते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से फ्री डायरेक्ट गिरता है नीचे जमीन पर, बिना मतलब बीच में हम उसमें कोई प्रेशर नहीं लगाते, उसको वजह से ड्रॉप कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में जो है, जो इसका जो मोशन होगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ये आप बिल्कुल याद रखिए कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये भी आपको पता चल गया होगा कि हम ये जो डिजाइन कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, वो किस कंडीशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया है ऊपर से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और क्या है, वो अपने आप नीचे गिर रहा है, इसलिए कि वो अंदर उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा उसका या यूनिफॉर्म रहेगा। बस ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हम ये जो न्यूटन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तभी वैलिड होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रहे, तभी इसका वैलिड है। चलिए हम यहाँ पे इसको एक ग्राफ में अगर प्लॉट करें, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ठीक, इस एक्सेस पे क्या है, वेलोसिटी है, और इस एक्सेस पे क्या है, टाइम। ठीक, एक्सेस पे क्या है भाई, टाइम। ठीक है, सपोज करिए इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v। यहाँ से आपने चलना शुरू किया और यहाँ तक गए, यहाँ पर ये हमने यहाँ से कंप्लीट किया। ठीक, और इसमें जो हमें टाइम लगा, ये टी टाइम लग गया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, हमने इसको मार्क कर दिया, यहाँ इसको इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने A, इसको नाम दिया B, इसको दिया C,
इसको, इस पॉइंट को हमने नाम दिया डी और ये ओ। ठीक है, ये हमारे सब पॉइंट हो गए। जरा आपको मैंने पहले बताया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है ग्राफ के नीचे का, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को। वेलोसिटी टाइम में जो ग्राफ का एरिया है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को, हमेशा याद रखिए। ठीक, तो जो ये एरिया है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। जैसा कि हमको अभी तक पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। जरा इसको और ओपन करते हैं, तो v इज इक्वल टू वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो हमको पहली इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमको फर्स्ट इक्वेशन मिली है किस चीज की? मोशन की। याद रखिए, पहली इक्वेशन हमको मिल गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, दूसरा हमने क्या बात आपसे पहले बताया है ये बात कि अगर हमको इस चीज का इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। ठीक, तो अब जरा ये बताइए कि इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें एक रेक्टेंगल है, नीचे रेक्टेंगल है, ऊपर एक ट्रायंगल है। ठीक, चलिए हम ये बता देते हैं। तो ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी? ये हाइट कितनी होगी? v माइनस यू। और ये कितना होगा? विड्थ इसका कितना होगा? t। ये कितना होगा? u है, चूंकि ये यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी है? u, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? u। तो अगर आप एरिया निकालने जाओगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, ये है। तो एरिया किसका होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है ए सी डी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है? ए सी बी या ए बी सी करते हैं। ठीक, तो इन दोनों का जो एरिया होगा ये किसके बराबर होगा? इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके और डिटेल में देख सकते हैं कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एरिया इसका क्या होगा? इसका ब्रेड्थ कितना है? u और लेंथ कितनी है? t। तो एरिया इसका आ गया ut। ठीक, प्लस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है इसकी? t है, और हाइट कितनी है? v माइनस यू। ठीक, हाइट इसकी यही होगी v माइनस यू। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए और आगे देखते हैं। ut प्लस 1/2 vt माइनस ut। ठीक, ऐसा करते हैं, इसको ओपन ना करें और हमें पता है कि v की क्या वैल्यू होती है। इस इक्वेशन की वैल्यू हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो v की वैल्यू क्या होगी? u प्लस ए टी माइनस यू फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका नाम हमने दिया है इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन हमने इक्वेशन 1 से ये चीजें लिखी हैं। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 से ये चीजें लिखी। क्या लिखी? इस इक्वेशन में जो v की वैल्यू है उसको हमने लाके यहाँ पुट कर दिया और u कैंसिल हो गया इसमें। ठीक है, तो हमको अब क्या मिला? आगे चल के हमें मिला यहाँ इस डिस्प्लेसमेंट जो s है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at, और ये t जो है, ये वाला t इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो बाहर है, तो हमको ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक, चलिए डिस्प्लेसमेंट। तो हमको पहली इक्वेशन क्या मिली थी? ये वाली मिली थी।
जिसको क्या है, v इजकल टू यू प्लस ए टी। ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, s इजकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक, तीसरी इक्वेशन है, इसमें थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा सोचना है। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट का हम सेम लेंगे, यही चीजें सेम ली जाएंगी, कोई इसमें चेंज नहीं किया जाएगा। इसे आप हम फिर से हम एरिया निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का, और सेम चीजें लिखी जाएंगी एरिया में कि s इजकल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ, 1 ut प्लस 1/2, बाहर t है, v माइनस u। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसमें और कोई भी परिवर्तन न करके जरा हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि s इजकल टू यू टी प्लस 1/2 वी टी माइनस यू टी। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। हमने इसको ब्रेक किया और इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ut से अगर 1/2 ut माइनस हो गया तो हमें कितना मिलेगा, 1/2 ut। अगर एक से आधा निकल गया तो आधा मिलेगा, तो 1/2 ut प्लस 1/2 vt। ठीक, हमने फिर से इसमें 1/2 t कॉमन ले लिया, 1/2 t कॉमन ले लिया हमने, तो हमको क्या मिल गया, u प्लस v। ठीक है, u प्लस v। जरा आगे ध्यान दीजिए, आगे यहाँ देखेंगे हम, ये क्वेश्चन के बाद हम फिर से ये आ गए कि हमको s इजकल टू क्या मिल गया, s इजकल टू मिल गया है 1/2 t u v प्लस u, v प्लस u, तो u प्लस v कुछ भी लिखिए। अब जरा एक्सेलरेशन का फिर से आप याद करिए। एक्सेलरेशन ये है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ये एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, a इजकल टू u माइनस v बाई टी। ठीक, u माइनस v बाई टी, हमने इसको t के टर्म में लिखा, t यहाँ भेज दिया, a नीचे, तो t इजकल टू u माइनस v बाई a। ठीक, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, t की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी जाए, तो s इजकल टू 1/2 t की जगह सेम वैल्यू रखेंगे, कितना मिल जाएगा हमको, u माइनस बी अपॉन ए, और इसको हम u प्लस बी लिख लेंगे, u प्लस बी। ठीक, u माइनस बी, u प्लस बी। समझ आ रहा है ना आपको। ये दोनों आप नीचे है, ये फिर से यहाँ आ जाएगा, तो हमको यहाँ मिल गया 2as, ये जो बेस है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे u प्लस बी, u माइनस बी, तो a प्लस बी माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको एक नया मिल गया, u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2as, u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन, हमको तीन इक्वेशन मोशन की मिल गई। एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2as। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर अ फिजिक्स। और इन अ सर्किल, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्किल देन इट कॉल्ड सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। सपोज करिए आपने एक हाथ में पत्थर जो है रस्सी से बांध रखा है और आप इसको रोटेट कर रहे हैं, ये पत्थर है, आप इसको ऐसे एक पाथ में रोटेट कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, ये रोटेशन कर रहे हैं। तो ये जो आप खड़े होकर यहाँ पे कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये जो पाथ कंप्लीट कर रही है, ये सर्कुलर मोशन के थ्रू कंप्लीट कर रही है। ठीक, एक इसमें एक बात और आपको समझनी है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कि हमारी वेलोसिटी जो है, हमारी स्पीड सेम रहेगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कि हमारी स्पीड सेम रहेगी। हम यहाँ पे टर्न हुए और टर्न होके फिर हम यहाँ पे इधर मूव करने लगे, या हम यहाँ टर्न होके इधर मूव करने लगे। ठीक,
तो इस जगह पे क्या होगा, हमारा डायरेक्शन बदला है, इस जगह पे हमारे डायरेक्शन चेंज हुआ है। भले स्पीड यहाँ जो है वही स्पीड यहाँ है, लेकिन यहाँ पे हमारा डायरेक्शन बदला है, तो इस जगह पे वेलोसिटी चेंज होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी। बाकी थ्रू आउट द पाथ वेलोसिटी जो है सेम रहेगी। ठीक, इस जगह वेलोसिटी चेंज होगी तो इस जगह एक्सेलरेशन होगा। जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। दूसरा देखते हैं कि मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, आप इस पर ट्रेवल चलना शुरू किए, तो यहाँ से यहाँ तक आप एक स्पीड में जाएंगे, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे आपको टर्न होना है, यहाँ पे आप अपना डायरेक्शन बदलेंगे, और जहाँ डायरेक्शन बदलेंगे वहीं पे जो है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वहीं पे आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी और तुरंत वो, इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। जैसे ही आपकी स्पीड यहाँ बदली, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो जहां आपकी वेलोसिटी चेंज होगी वहीं पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। ठीक, तो इस पूरे सर्कल में 4 पॉइंट ऐसे रहेंगे जहां पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। ठीक, हम अगला देखते हैं। मान लीजिए हेक्सागन ले लेते हैं, हेक्सागन का एग्जांपल। ये हेक्सागन है, तो यहाँ पे कहाँ देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। जो 6 पॉइंट है जहाँ पे चेंज हो रहा है, तो 6 जगह वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब इस 6 पॉइंट, जो 6 पॉइंट है, इसी 6 पॉइंट पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। बाकी थ्रू आउट द सर्किल, थ्रू आउट द हेक्सागन एक्सेलरेशन कहीं और प्रेजेंट नहीं होगा। और हम देखते हैं, अब यहाँ सर्किल में लिया, तो सर्किल में क्या है कि एवरी पॉइंट पे टर्न हो रहा है, सभी पॉइंट पे ये टर्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सभी पॉइंट पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। इसीलिए हम सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन को? एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। आप ये है, इस ऐसे पाथ मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, इधर ऐसे ऐसे ये शहरों के, तो हमने देखा कि भाई इसमें वेलोसिटी कितनी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो हमने ये बताया गया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम मान लीजिए आपका जो धागा है जो जिससे आप घुमा रहे हैं, ये यहीं ब्रेक हो जाए, तो ये बॉल किस तरफ जाएगी? ये बॉल इधर जाएगी, बिल्कुल ऐसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये इधर जाएगी, अगर यहाँ ब्रेक हुआ तो ये इधर जाएगी। ठीक, तो जहाँ पे ये जिस डायरेक्शन में उस समय बॉल ट्रेवल करेगी, जाएगी, वो डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ली जाती है। ठीक, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ब्रेक होने के बाद बॉल जाएगी, इसी को हम वेलोसिटी की डायरेक्शन लेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि तीसरा पॉइंट क्या है, आप बहुत ध्यान से देखिए। तीसरा पॉइंट यह है कि हाँ, जब आप कोई बॉडी को रस्सी में बांध के उसको, कोई बॉल को आप सर्कुलर मोशन में घुमा रहे होते हैं, तो उसके सेंटर पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन होता है। मतलब ये होगा द फोर्स responsible for a circular motion, force responsible for a circular motion is known as centripetal force. ठीक, तो force responsible for a circular motion is known as centripetal force. समझ में आ रही ना बात आपको? सिंपल सा है। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सेंट्रीपिटल मोशन इज नोन एज, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये हमेशा सेंटर पे लगेगा, इसलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये बॉल से, जो बॉल आप पकड़ेंगे, उसको घुमा रहे होंगे, तो वहां से ये सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक, अब इसमें वेलोसिटी क्या होगी? अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी जाए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसकी वेलोसिटी होती है। ठीक, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसका जो सरगम डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। अगर मान लीजिए हमने एक ही पॉइंट पर लिया बार बार, तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ठीक, अगर हम इसमें स्पीड निकालना चाहें, इसकी स्पीड क्या होगी? तो स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक,
और डिस्टेंस क्या होता है इसका, सरकमफ्रेंस। मान लीजिए आपने एक कंप्लीट राउंड लगाया तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो डिस्टेंस क्या है, सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो स्पीड इजकल टू v इजकल टू 2πr/t। ठीक, ये हमको निकल गया स्पीड। ये क्या है, अगर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड निकालनी है तो वी आई आर 2πr क्या कहता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, और टी क्या है, टाइम कितना लगा हमको एक राउंड कंप्लीट करने में, जो भी हमको टाइम दिया हो। अभी आगे इस पे न्यूमेरिकल हम करेंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हो या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसमें हम यही आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू।